हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बेटा इस चैप्टर में क्या क्या सब पॉइंट्स है वो पहले हम देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है तो ये सारे जो सब पॉइंट्स जो दिए गए हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। लेकिन आज हम इस पहले सब पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो हेरिडिटरी होता क्या है? तो बेटा हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका मतलब हमारे पेरेंट्स से जो भी हमें कैरेक्टर मिलते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है, मतलब उस ट्रांसफर जो कैरेक्टर्स किए गए हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हेरिडिटी। और ये कैरेक्टर किसके थ्रू भेजे जाते हैं? तो बेटा ये जीन्स के थ्रू भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स? तो कैरेक्टर जैसे बेटा होता है स्किन कलर या हेयर कलर, आइज कलर, हाइट, ये सभी तो कैरेक्टर्स है और इन्हीं को ट्रेट्स बोला जाता है। जैसे देखो, आपको बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि आपकी नाक जो है आपके पिताजी की जैसी है, या आपकी आंखें जो है आपके माताजी की जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो फीचर्स होते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और ये पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इस जैसे कि इस बच्चे को आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये कैरेक्टर्स जो लाने का काम करता है तो वो कौन करता है? जीन्स। क्योंकि इस जीन में ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह के कैरेक्टर जो है वो डेवलप होने चाहिए। तो इसका मतलब जीन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब उस कैरेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन किसमें छुपी होती है? तो जीन में छुपी होती है। इसका मतलब जीन ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जीन का काम यह है कि वो कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से प्रोजेनी, इसका मतलब बच्चों में जो है ट्रांसफर करता है। मतलब यहाँ पे हमें हमें जो कैरेक्टर्स मिले, जैसे कि स्किन कलर हो, हेयर कलर हो, आइज कलर हो, या फिर हमारी एक पर्टिकुलर हाइट है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को, मतलब इस ट्रांसफर जो कैरेक्टर हो रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसका मतलब जो बच्चों को ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। इसको और अच्छी तरह से समझना है तो यहाँ पे हम इस दो लेडीज में कंपैरिजन करेंगे, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि इस लेडी का अगर आप स्किन कलर देखोगे तो ये काफी डार्क है। वही अगर इस लेडी का अगर आप स्किन कलर देखोगे तो ये काफी आपको व्हाइट दिखाई दे रही है। तो बेटा ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि इनके जो कैरेक्टर डेवलप हुए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द जीन। इनमें जो है इनके पेरेंट्स से मिले, इनके पेरेंट्स में जो जीन थे वो जीन इनको मिले। इसका मतलब उस जीन में इंफॉर्मेशन क्या थी? तो उसमें ये इंफॉर्मेशन थी कि स्किन का कलर जो है डार्क बनाना है। वही इनके पेरेंट्स से इनको जो जीन मिले, उस जीन में इंफॉर्मेशन ये थी कि आपको जो है स्किन का कलर व्हाइट बनाना है, बराबर। और इनके अगर हेयर देखोगे तो हेयर यहाँ पे आपको कर्ली दिखाई दे रहा है और कलर भी आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। वही इस लेडी का अगर आप हेयर देखोगे तो इस लेडी के हेयर आपको स्ट्रेट और ब्राउन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस जीन में जो इंफॉर्मेशन थी वो उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब इनके पेरेंट्स से इनको ये जीन मिले और इस जीन को इन्होंने एक्सप्रेस किया। अब इनसे जो बच्चे आएंगे, जैसे कि अभी इनसे अगर कोई बच्चा आएगा तो ये पूरे स्किन कलर का या फिर हेयर, ये पूरे जो है इनके बच्चों को ये ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? हेरिडिटी। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि हेरिडिटी होता क्या है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, मतलब उनके प्रोजेनी को, जैसे यहाँ पे बच्चों को ही बोला जाता है ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। तो ये जो एक प्रोसेस हो रही है इसे क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। और ये किसके थ्रू किया जाता है? तो आपको याद रखना है जीन के थ्रू ये कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। और जीन ही क्यों? क्योंकि जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस तरह के कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए। सो जीन
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, और कैरेक्टर को ही बोला जाता है फीचर्स या बोला जाता है ट्रेट, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जो है कौन करता है, ये कार्य कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, जीन जो होते हैं दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो बेटा अभी इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है आपके बुक में, और वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो व्हाट वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर पेरेंट्स से, मतलब यहाँ पे जो पेरेंट्स दिखा रहे हैं और जो प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस, ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स ने क्या किया, इनके जो कैरेक्टर्स थे, जैसे कि अगर कैरेक्टर जैसे कि स्किन कलर हो, हेयर कलर हो, आईज कलर हो, ये क्या कर रहे, इनके बच्चों में ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा है, कैरेक्टर इनहेरिट कर रहा है, बराबर। और जैसे मैंने बताया इस कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसमें छुपी होती है और ये कौन लेके जाता है, तो बेटा ये जीन का काम होता है कि ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन इस जीन में छुपी होती है। तो यहाँ पे इसे लिखा है जीन इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर कैरेक्टर और फीचर्स। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि ये जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो बेटा जीन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन होते हैं, तो इसीलिए जीन इट इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का जीन क्या है, तो पार्ट है। और ये डीएनए किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए जो कॉइल फॉर्म में है वो होता है क्रोमोसोम के ऊपर, और ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस किस में होता है, तो सेल में होता है। तो अगर आपको पूछा जाए एक ऑर्डर, तो आप क्या बताओगे कि सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं डीएनए, और इस डीएनए में जो है बहुत सारे जीन होते हैं, और जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इस डीएनए में ही डिफरेंट कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, हमने अभी बोला नोज का शेप हो, या फिर मेंटल कैरेक्टर जैसे कि आईक्यू, स्किल, ये भी जो इंफॉर्मेशन होती है इस डीएनए में छुपी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, जैसे कि सेल, सेल का कोई स्ट्रक्चर बनता है या सेल कोई एक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, तो ये डीएनए होता है। इस डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि उस सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होती है, ये आपको याद रखना है। और इसी बेसिस के ऊपर और एक क्वेश्चन आपको में पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि विच component of cellular nucleus of living organisms carries hereditary character। इन्होंने ये पूछा है कि सेलुलर न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट है, मतलब अगर ये सेल है तो इस सेल में ये न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि कैरी कर रहा है हेरिडेटरी कैरेक्टर। इसका मतलब ये जो हेरिडेटरी कैरेक्टर, मतलब ये डिफरेंट जो हमने देखे स्किन कलर, हेयर कलर, इसकी इंफॉर्मेशन किस में छुपी हुई है, या फिर इसको कैरी करके कौन लेके जाता है, तो वो बेटा याद रखो आपको जीन, और इस ये जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जो है इसमें पूरी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस तरह के कैरेक्टर डेवलप होंगे, बराबर। और ये कैसे पास करता है, इट इज थ्रू जीन। जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एमआरएनए का काम, मतलब ये एमआरएनए मैसेज लेके जाता है कि किस तरह के कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो लिखा है उसको भी आप याद रखना पड़ेगा आपको कि डीएनए क्या है बेटा, इट इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। ऐसा क्यों बोला है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, तो ये सिंपल आपको एक इमेज दिखाई दे रही है एक हाथी की, बराबर। तो बेटा ये हाथी जो है किसी और हाथी को ही जन्म देगा, इसका मतलब क्या है कि इस हाथी में जो है
उस डीएनए में ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि जो कैरेक्टर मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो ना कि जिराफ आएगा, वो क्या आएगा, तो हाथी बनेगा। तो आपको तो पता ही है कि हाथी हाथी से हाथी का बच्चा ही आएगा, जिराफ से है तो जिराफ का बच्चा ही आएगा। इसका मतलब इस जिराफ में ऐसा क्या है कि ये जिराफ ही बना पा रहा है, तो बेटा इसके डीएनए में इंफॉर्मेशन छुपी है कि वो जिराफ ही बनाना चाहिए। इसका मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर देखा जाए तो जेनेटिक मेटल क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन पूरी उसके कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किस में छुपी होती है, तो ये डीएनए में छुपी होती है। और ये डीएनए की वजह से ही ये जो है उसी की तरह का ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे जिराफ ने जिराफ को ही जन्म दिया या फिर हाथी ने हाथी को ही जन्म दिया। जैसे कि मैंगो ट्री आपको पता है उससे मैंगो ट्री आएगा, बनियन ट्री नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि उस मैंगो के सेल में डीएनए में वो इंफॉर्मेशन छुपी है कि आगे वाली जनरेशन ही वो मैंगो ही बननी चाहिए, मतलब वो मैंगो ही दे पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो मैंने वायरसेस एक्सेप्ट बोला है कि वायरसेस के केस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो बेटा वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल ये आरएनए होता है कि उस वायरस ने जो है किस होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, उसने कैसे और किस तरह का इन्फेक्शन डेवलप करना चाहिए, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके जो है जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आरएनए है। अगर आपने इस आरएनए को डैमेज किया, इसका मतलब इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, तो ये किसी भी तरह का जो है इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस का जो है काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, वो स्प्रेड होते जा रहा है, वो भी एक तरह का वायरस है। अगर आपको बोला जाता है कि उससे बचना है तो आपने सोप सॉल्यूशन से हैंड वॉश करना चाहिए, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, तो बेटा ये सोप सॉल्यूशन क्या करता है, ये जो लिपिड बायलेयर है इसको ये निकाल देता है, थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये एक्सपोज हो जाता है इनका जेनेटिक मटेरियल, तो उससे क्या होता है इसकी डेथ हो जाती है। इसलिए जब भी आप हाथ से मतलब सोप सॉल्यूशन से हाथ धोगे तो उस केस में क्या होगा कि वो वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस इन्फेक्शन करने की इंफॉर्मेशन किस में छुपी हुई है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में छुपी होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो डीएनए जो है उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, तो बेटा याद ये रखना है कि डीएनए जो है इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो अच्छी तरह से याद रखना। डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड, और ये हेलिकली कॉइल्ड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये जो है डीएनए है और इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, इसीलिए इसे डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बोला जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रैंड बनते हैं उसका बेसिक यूनिट, मतलब अगर देखा जाए ये स्ट्रैंड बनी है तो ये सपोज मैंने एक क्या लिया, एक बेसिक यूनिट लिया, तो ऐसे बेसिक यूनिट सभी साथ में आके डीएनए जो है बनता है। मतलब डीएनए क्या है, तो मोनोमर्स मोनोमर्स साथ में आके क्या बना, तो डीएनए मतलब एक पॉलीमर है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो सिंगल यूनिट है बेटा, तो ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है, अगर आपको पूछा जाए तो आप बताओगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये इसका बेसिक यूनिट है, ठीक है। और ऐसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड साथ में आए तो एक पॉलीमर बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो ये आपको याद रखना है। और जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है बेटा, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। और इसमें एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है नाइट्रोजन बेस। और ये नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, ठीक है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि डीएनए की कंपोनेंट क्या क्या है, तो डीएनए बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका ये बेसिक यूनिट है, और ये सारे साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। और इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का अगर बेसिक कंपोनेंट देखोगे तो उसमें होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, उसके बाद एक शुगर, जैसे ये शुगर आपको दिखाई दे रहा है, और
नाइट्रोजन बेसिस के टाइप्स होते हैं 4, और ये कौन कौन से? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। ये डीएनए के